रेगुलर रख लें 8 o'clock। हाँ भाई, इवनिंग वाली की तो संडे ऑफ रहेगा, मॉर्निंग वाली जो 8 o'clock होती है उसको 8 o'clock और 5 स्टार्ट कर लो। यस कमिंग। तो आप भी आ जाएंगे कल? तो क्या नाम है, देवेश? कल हम मॉर्निंग वाली क्लास जो है उसमें 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। मॉर्निंग 8 और 9 आ जाएंगे, 8 to 9। लेट में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरी 7 to 8 क्लास है और 9 to 10 क्लास है। उसके बाद मतलब कुछ रीजन है, कहीं जाना है, तो इसलिए 7 जल्दी क्लास रखिए, 10 o'clock एंड करना है कुछ मिला कुल मिलाकर। तो कहाँ दिक्कत है? तो उसी रेशियो में आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। जल्दी क्या, ब्यावर है इतना सा, 5 मिनट में तो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं बच्चे। सुबह सुबह तो है ना, रॉकेट की तरह आते हैं सभी। जल्दी आ जाओ। हाँ भाई, तो मुझे फटाफट बताओ, स्टार्ट करते हैं। लास्ट डेफिनेशन स्टेटमेंट लिख लिया था, देखो आप, आज डेट 22। स्टेटमेंट लर्न किया किसी ने? बर्नौलीज थ्योरम स्टेटमेंट लर्न किया? व्हेन एन आइडियल फ्लूइड, ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसमें विस्कोसिटी भी नहीं होती है। व्हेन एन आइडियल फ्लूइड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, then the sum of kinetic energy, potential energy and pressure energy of unit volume remains constant। जो फ्लूइड फ्लो है उसके कहीं पर भी आप चेक करें तो इन तीनों का सम ऑलवेज क्या आता है? सेम। और आपने इक्वेशन भी लिखा था, हाफ रो वी स्क्वायर, दिस इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। देखो मास के प्लेस पर डेंसिटी लिखा हुआ है, बिकॉज यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखते हो, यहां लिखना है रो gh, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। जैसे P इंटू वी होता है एनर्जी, वर्क डन, एनर्जी इन जूल, बट यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? P प्रेशर एनर्जी, है ना, इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम प्रूव करेंगे इसको। तो आज स्टार्ट करना है आपको जस्ट इस इक्वेशन के नीचे प्रूफ। तो इस एक्सप्रेशन को हम प्रूव करेंगे, उसके लिए डायग्राम बनाता हूं मैं, आप लोग भी बनाएं। बर्नौलीज थ्योरम प्रूव करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना इस टॉपिक को आप, जो कल स्टार्ट किया था। ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सबसे नीचे दिख रहा है ना, ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस सबसे नीचे। और कोई ट्यूब है, और ट्यूब कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका लेफ्ट जो एंड है एक्स एंड, और जो राइट एंड है वाई एंड, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यहां कहीं लिख देता हूं, लेट A1 be the area of cross section, let V1 be the speed of fluid at the x end, let P1 is the pressure, let H1 be the height of midpoint of x end। yes, H1 है height midpoint की। आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया शायद हमने, है ना? तो H2 हाइट है, सेंटर पॉइंट ऑफ y एंड, y एंड के सेंटर पॉइंट की हाइट। यहां पर आप फ्लूइड की स्पीड के लिए V2 सिंबल यूज ले सकते हैं। प्रेशर जो है, प्रेशर के लिए P2 सिंबल यूज ले सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है A2।
तो V2 P2 A2 दिखाई दे रहे हैं ना। यस। अब मैं इसके अंदर एक फ्लूइड का स्ट्रीमलाइन फ्लो दिखा देता हूं। एन आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो हाइट में डिफरेंस होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, डन। हो गया काम, लिखना स्टार्ट करें। यस। रिकॉर्डिंग ऑन है। तो हमें इस डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है जो दिखाई दे रहा है। जैसे 4 फिजिकल क्वांटिटी आपको लेफ्ट एंड पर दिख रही है। लेफ्ट एंड मतलब एक्स एंड। यहाँ पर हाइट इसकी है, प्रेशर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फ्लूइड की स्पीड है। जो राइट एंड है, वाई एंड, वहां पर भी यही 4 फिजिकल क्वांटिटी है, बट H2 A2 B2 P2 है ना। तो हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्पीड, प्रेशर, तो ये सब 4 फिजिकल जो क्वांटिटीज है इनके बारे में हम थोड़ा बता दें। तो लिखिए डायग्राम के नीचे, लिखिए एज, या थोड़ा सा चेंज करेंगे ना। पहले तो हम ये एज अगर लिखा है तो कट कर देना। लिखिए कंसीडर, कंसीडर अ ट्यूब ऑफ, कंसीडर अ ट्यूब ऑफ non-uniform area of cross section. Consider a tube of non-uniform area of cross section in which an ideal fluid, in which an ideal fluid is in which an ideal fluid, in which an ideal fluid is in streamline flow, is in streamline flow, full stop। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है क्योंकि जब हम बर्नौलीज थ्योरम की बात करते हैं तो बर्नौली थ्योरम में भी लिखा हुआ है। बर्नौली ने फ्लूइड कैसा लिया, आइडियल फ्लूइड, और कैसा फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तब हम कहते हैं the sum of kinetic energy, potential energy and pressure energy of unit volume is constant। ओके, तो देखते हैं क्या होगा। लाइन चेंज करके लिखिए as shown in figure, as shown in figure, H1, A1, H1, A1, V1 and P1 and P1, H1, A1, V1 and P1 be the height, area of cross section, area of cross section, speed of fluid and pressure, at x and at x and END, at x and respectively, at x and respectively। लिखिए and H2, A2, V2 and P2। तो जैसे हमने x एंड के बारे में कहा, अब y एंड की बात कर रहे हैं। एंड H1, A2, सॉरी H2, A2, V2 and P2 be the height, area of cross section, speed of fluid
and pressure. Height, comma, area of cross section, comma, speed of fluid and pressure at y end, at y end. इतना तो हमें डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी। तो 3 पार्ट हो गए एक तरह से डायग्राम को डिस्क्राइब करने के। 3 पार्ट्स। पहला, कंसीडर अ नॉन यूनिफॉर्म, कंसीडर अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन विच एन आइडियल फ्लूइड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक पार्ट। दूसरे पार्ट में हमने लेफ्ट एंड जो है एक्स एंड, इसके बारे में बता दिया। H1, A1, B1 and P1 with the height, area of cross section, speed of fluid and pressure at x end. Then इसी तरह से हमने लास्ट में कहा H2, A2, V2 and P2 with the height, area of cross section, speed of fluid and pressure at x end. Okay. अब अगेन लाइन चेंज करके कुछ काम स्टार्ट करते हैं। लिखिए, फोर्स एट x end, force at x end, F1 equal to A1 into P1। मानते हैं क्या? प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है। फोर्स एट एक्स एंड, तो एक्स एंड पर जो फोर्स है फ्लूइड ही अप्लाई करता है फोर्स। प्रेशर भी फ्लूइड का है, फोर्स भी फ्लूइड का है, ठीक है। तो दिस इज दी फोर्स। अब आपको अच्छे से पता है वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है फ्लूइड की स्पीड अगर v1 है, देख लो इधर, फ्लूइड की स्पीड एक्स एंड पर क्या है, v1 है। तो 1 सेकंड में फ्लूइड कितना अंदर जाएगा? v1 डिस्टेंस। जैसे किसी की स्पीड, किसी पार्टिकल की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 3 मीटर। 3 मीटर। सही बात है। तो हम कह रहे हैं एक्स एंड पर फ्लूइड की स्पीड है v1, सो इन 1 सेकंड द फ्लूइड कवर्स v1 डिस्टेंस, ठीक है। और वो डिस्टेंस अगर छोटी डिस्टेंस है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। और ये वर्क किसने किया? तो हम कहते हैं फ्लूइड पर वर्क हो रहा है। जैसे पंपिंग मशीन होती है ना, अगर किसी ट्यूब के एक एंड से वाटर को पंप करना है, दूसरे एंड से अपने आप निकलेगा? भाई एक एंड से आप पंप तो करो, दूसरे एंड से अपने आप निकलेगा। तो हम कह रहे हैं एक्स एंड पर तो हम फ्लूइड पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं फ्लूइड पर, तो हम कहेंगे वर्क डन ऑन द फ्लूइड, वर्क डन ऑन द फ्लूइड। फिर दूसरे एंड से फ्लूइड अपने आप बाहर आएगा, तो यहाँ पर आपको वर्क गेन होगा, अपने आप बाहर आएगा, ठीक है। तो लिखिए, वर्क डन on the fluid, work done on the fluid in 1 second, work done on the fluid in 1 second at x end is given as work done on the fluid at क्या लिखा था? work done on the fluid in 1 second at x end is given as W equal to F1 into V1। ये V1 क्या कर रहा है यहाँ पर? आपने लिखा है ना in 1 second। तो 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी के इक्वल। या 1 सेकेंड का डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड के इक्वल। समझ गए? तो यहाँ V1 किसका रोल प्ले कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट का, बिकॉज इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ओके, F1 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? समझ गए? यस। A1 P1। तो एक्स एंड पर W1 वर्क करना पड़ता है, फ्लूइड को पंपिंग करने के लिए W1 वर्क करना पड़ता है, इसलिए हम कह रहे हैं वर्क डन ऑन द फ्लूइड, फ्लूइड पर वर्क W1 किया, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। अब हम y एंड की बात करते हैं। देखिए, नाउ फोर्स एट y एंड, फोर्स एट
y एंड F2 इक्वल टू क्या A2 इंटू P2, कोई दिक्कत ही नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू प्रेशर। इसको कोई इक्वेशन नहीं देना है, ये तो हमने देख लिया हाँ भाई फोर्स कितना है। अब लिखिए जैसा W1 था अब हम सर स्क्रीन पॉज हो गई। तो एक्स एंड पर आपने लिखा था ऑन दी फ्लूइड, अंडरलाइन कर देना भले, है ना, ऑन दी फ्लूइड, वर्क डन ऑन दी फ्लूइड, तो ऑन दी फ्लूइड था। अब वाई एंड की बात करते हैं, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय दी फ्लूइड, यहाँ पर फ्लूइड अपने आप बाहर आ रहा है, अगर आप अपना हाथ या कोई ऑब्जेक्ट बीच में लाएंगे तो उसको फ्लूइड डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पर फ्लूइड वर्क करेगा, ठीक है। लिखिए वर्क डन बाय द फ्लूइड in 1 second, work done by the fluid in 1 second at y end, work done by the fluid in 1 second at y end is given as W2 equal to F2 into V2 लिखा है मैंने क्योंकि y end पर फ्लूइड की स्पीड या फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है V2, तो 1 सेकंड में फ्लूइड कितना डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल टू V2, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क होता है, तो 1 सेकंड जो हमने लिखा है इसलिए V2 डिस्प्लेसमेंट का रोल प्ले कर रहा है इन 1 सेकंड। ओके, इक्वेशन 2 कंप्लीट करें, A2 P2 V2, दिस इज वर्क डन बाय द फ्लूइड। आपसे कोई कहे जैसे किसी कंपनी ने कुछ अमाउंट x करोड़ रुपीस अर्न किया और कुछ खर्चे भी होते हैं और उसने y रुपीस, है ना, एक्सपेंस कर दिए, एम्प्लॉयज की सैलरी ये वो, तो उसने गेन कितना किया, तो आप जो उसने अर्न किया और जो उसने खर्च कर दिया उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल गेन, प्रॉफिट कंपनी का। तो यहाँ पर देखिए हमने W1 वर्क किया फ्लूइड पर और हमें W2 वापस रिसीव हो गया, तो नेट वर्क डन क्या हुआ फ्लूइड पर, दिस माइनस दिस। लेट हमने 10 जूल वर्क किया फ्लूइड पर और हमें उसमें से 6 जूल वापस गेन हो गया, तो नेट वर्क डन क्या हुआ 4 जूल, है ना। तो इक्वेशन 2 के बाद लिखिए नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, net work done on the fluid, W equal to W1 minus W2, W1 वर्क डन है उसमें से कुछ वापस मिल गया W2, तो नेट वर्क डन आप लिख सकते हैं W इक्वल टू A1 P1 V1 माइनस A2 P2 V2, ठीक है। यस सर। क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, जैसे A1 V1 को देखें, A1 V1 क्या ये वॉल्यूम हो सकता है क्या 1 सेकेंड में जो फ्लूइड अंदर गया उसका, इज दिस और नॉट, A1 V1 इज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड व्हिच गोज इनसाइड द ट्यूब इन 1 सेकेंड, आपको पता था पाई आर स्क्वायर एच, तो ए क्या है पाई आर स्क्वायर और V1 किसका रोल प्ले करेगा लेंथ का, तो 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम अंदर गया A1 V1, सही बात है, एक्स एंड पर कितना वॉल्यूम अंदर गया लिक्विड का A1 V1, और वाई एंड पर 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम आउट हुआ A2 V2, सही बात है। तो 1 सेकेंड में जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा 1 सेकेंड में उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा, बिकॉज फ्लूइड कैसा है आइडियल फ्लूइड, कंप्रेस नहीं होता। तो ये आपको जो A1 V1 A2 V2 दिखाई दे रहा है ना P1 P2 को छोड़कर, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन 1 सेकेंड which goes in which come out, जो अंदर जा रहा है 1 सेकेंड में उतना बाहर भी आ रहा है,
और आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी तो पता है, a1 v1 a2 v2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके तो लिखिए बिकॉज a1 v1 इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिख देना कांस्टेंट, बिकॉज a1 v1 इक्वल टू a2 v2 वॉल्यूम है और कांस्टेंट तो होता ही है। कांस्टेंट क्यों होता है, इन 1 सेकेंड जितना अमाउंट जाएगा उतना ही बाहर आएगा, और ऐसा प्रोसेस चलता है, इधर से फ्लूइड अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, तो पर सेकंड जितना अंदर जा रहा है पर सेकंड उतना ही बाहर आएगा। पर सेकंड है इसलिए ये v2 ये v1 लेंथ का रोल प्ले कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये लेंथ का रोल कौन प्ले कर रहा है, v1 v2 इन 1 सेकेंड। तो जो लिक्विड सिलेंडर बनता है उस लिक्विड सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो h के प्लेस पर v1 v2 है और पाई आर स्क्वायर के प्लेस पर a1 a2 है। सो w इज इक्वल टू p1 माइनस p2 v, ये v क्या है, वॉल्यूम। यहां आप कहीं लिख ही देना, ये वॉल्यूम जो वर्ड लिखा है ना, वॉल्यूम को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a1 v1 कैपिटल V है, a2 v2 भी क्या है, कैपिटल V है, और जो v1 v2 है ये स्मॉल v1 स्मॉल v2 है, स्पीड वेलोसिटी के लिए जो सिंबल होता है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो 50% काम हो गया, वर्क का काम हो गया, अब एनर्जी की बात करेंगे। तो स्टार्ट कर देंगे आप डायग्राम बनाकर। डायग्राम के बारे में आपको बता दिया कैसे स्टार्ट करना है। जब हम किसी बड़े टॉपिक के पार्ट कर देते हैं ना, तो बड़ा टॉपिक भी हमारे लिए फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता। तो डायग्राम के बारे में हमने कहा कंसीडर, है ना, नॉन यूनिफॉर्म, अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन विच एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक्स एंड पर क्या कंडीशन है, वाई एंड पर क्या कंडीशन है बताकर हमने कहा फोर्स एट एक्स एंड, then work done on the fluid at x end in 1 second। इसके बाद में हमने कहा force at y end, then work done by the fluid in 1 second at y end। w1 w2 के बाद हमने कहा net work done on the fluid, और फिर a1 v1 equal to a2 v2 कांस्टेंट तो होता ही है, बट वो कांस्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम कैपिटल V से लिखते हैं। तो आ गया ना ये, ठीक है। ओके लिखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट एक्स एंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट एक्स एंड हाफ m v1 स्क्वायर। देखो मैंने m लिखा है, m क्या है, मास ऑफ द फ्लूइड। तो जितना मास पर सेकंड अंदर जा रहा है उतना मास पर सेकंड बाहर आएगा। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एट y एंड, स्पीड v1 है x एंड पर और यहाँ पर स्पीड v2 है। तो जितना मास पर सेकंड अंदर आ रहा है उतना ही मास पर सेकंड बाहर आएगा। तो वही मास यूज लिया हमने k2 में, k2 इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर। तो मास सेम लेना है क्योंकि पर सेकंड जितना मास अंदर जाएगा पर सेकंड उतना ही मास बाहर आएगा। ओके, जब वॉल्यूम सेम है तो मास तो सेम होगा ना। बताइए कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। देखो आपने फ्लूइड पर कुछ वर्क किया, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एक्स एंड पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वाई एंड पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज आपने वर्क किया, वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ना, है ना। तो एक्स एंड पर काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है। और वैसे भी आप देख लो ना, एक्स एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा बड़ा है, कुछ याद आया, जब बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो स्पीड कम होगी। वाई एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा छोटा है,
जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा छोटा होता है तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। कुछ याद आया? a1 v1 इक्वल टू a2 v2। जितना नैरो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्पीड उतनी ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो कौन सी एनर्जी ज्यादा? काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ k1 ज्यादा है या k2? k2, ठीक है, k2 काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। तो लिखिए इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, फटाफट लिखिए। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बताइए क्या लिखें? डेल्टा k इक्वल टू k2 माइनस k1। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको गेन भी बोल सकते हैं, एनर्जी लॉस, सॉरी एनर्जी गेन ही बोलेंगे इसको, तो ठीक है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ, सॉरी, डेल्टा के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई बताइए? हाफ m v2 स्क्वायर है ना, माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। इसको तो ऐसा ही रहने दे, कॉमन ले सकते हैं हाफ m, बट लेना नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वेशन 4, तो हमने वर्क की बात कर ली, वर्क इक्वेशन 3। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो आप डायग्राम से देख पा रहे हैं एक्स एंड हाइट थोड़ी ज्यादा है, मिड पॉइंट से हाइट मेजर करते हैं, हाइट थोड़ी ज्यादा है। जो वाई एंड है वो थोड़ा डाउन है, हाइट थोड़ी कम है। तो कहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? एक्स एंड पे, हाइट थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो लिखिए इक्वेशन 4 के बाद लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स एंड, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स एंड। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। u1 इक्वल टू एम जी एच वन, सही है। देखो Yes, मास इतना ही ले रहा हूं मैं, सेम एंटाइटी यूज ले रहे हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स एंड। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी एट वाई एंड, है ना। लेट 1 सेकंड में m मास अंदर जा रहा है, 1 सेकंड में m मास बाहर आ रहा है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी में तो थोड़ी सी कमी आई है, डिक्रीमेंट, है ना। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा नाउ? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल टू, बताइए, डिक्रीज पहले से लिख दिया है ना, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। आपको पहले से कह रहा हूं डिक्रीज कितना हो रहा है, तो ज्यादा में से कोई कम को सब्ट्रैक्ट करके आप कहोगे इतना डिक्रीज हो गया। वर्ड खुद ही नेगेटिव है, डिक्रीज, समझ रहे हो ना। आपको कहता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव आएगा वो। अब इंक्रीज इन नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो हम वर्ड ही नेगेटिव यूज ले रहे हैं, डिक्रीज। इंक्रीज वर्ड तो पॉजिटिव होता है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? u1 माइनस u2। सब्ट्रैक्ट करके बताइए। देखो जब हमने कहा ना इंक्रीज, तो इंक्रीज क्या होता है? पॉजिटिव। इंक्रीज मतलब खुद वर्ड ही पॉजिटिव है, इस तरह से। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 क्या है? इंक्रीज इन एनर्जी। इक्वेशन नंबर 5 क्या है? डिक्रीज इन एनर्जी। तो कुछ तो गेन हुआ है और कुछ लॉस हुआ है। मान लेते हैं हमको ओवरऑल गेन हुआ है, क्योंकि कुछ हमने पॉजिटिव वर्क किया है ना। कहाँ गया ये वर्क? हमने पॉजिटिव किया है सिस्टम पर। जब किसी सिस्टम पर कुछ पॉजिटिव वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है।
पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों मिलकर क्या बनाती है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। तो इक्वेशन नंबर 5 के बाद लिखिए इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी, increase in mechanical energy of the fluid, increase in mechanical energy of the fluid, increase in mechanical energy of the fluid, delta E। डेल्टा ई क्या है? इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी समझते हैं ना? ओके, तो ये इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? ये जो मैंने लिखा है ये ऐसे ही नहीं लिखा, बड़ा सोच समझ के लिखा है, थोड़ा आप भी समझ लें। डेल्टा के इंक्रीज है, लेट ये कितना 4 जूल इंक्रीमेंट हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी में रिडक्शन हो गया लेट 2 जूल। तो मैकेनिकल एनर्जी में इंक्रीमेंट क्या हुआ? 4 - 2। इंक्रीमेंट हुआ 4 जूल, डिक्रीमेंट हुआ 2 जूल, तो नेट इंक्रीमेंट क्या होगा? 4 - 2। समझ रहे हैं? तो इक्वेशन 4, 5 यूज लें और वैल्यू पुट करें। हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, ब्रैकेट माइनस mgh1 माइनस mgh2। थोड़ा माइनस पर ध्यान दें। एक काम मैं करता हूं, पहले तो जो कॉमन आ रहा है ना उसको कॉमन ले लेता हूं। m कॉमन आ रहा है। अब देखिए बिग ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? v2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस gh1 माइनस माइनस प्लस gh2। कुछ सही किया मैंने? देखो माइनस माइनस प्लस, m कॉमन लिया, बाकी सब कुछ आपके सामने है। v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 माइनस gh1 माइनस माइनस प्लस gh2 हो गया। तो ये है इंक्रीज इन एनर्जी, इक्वेशन 6। हो गया काम? तो बस अब टॉपिक एंड होगा, देन इसका एक बार मैं थोड़ा फास्ट रिवीजन कराऊंगा, तब आपके दिमाग में जो जहां फिट होना चाहिए दिमाग में फिट हो जाएगी बात। तो देखिए 6th जो इक्वेशन है वो है नेट इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज कब होती है? जब सिस्टम पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्क हुआ हो। हमारी जो इक्वेशन 3 है ना वो किसको रिप्रेजेंट करती है? नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड। देखो आप, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, इक्वेशन 3 देख लिया आपने? नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड। जब फ्लूइड पर कुछ वर्क हुआ है, पॉजिटिव वर्क, तो ऑब्वियसली उसकी मैकेनिकल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ ही होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहते हैं ना एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिकल जो मोटर है उसने पंप किया, मतलब सिस्टम पर कुछ पॉजिटिव वर्क किया, वो पॉजिटिव वर्क वेस्ट नहीं होता, वो फ्लूइड की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो W वर्क है, नेट वर्क, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेल्टा E में, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इक्वेशन 3 के W और इक्वेशन 6 के डेल्टा E को इक्वल पुट करना है। और क्यों इक्वल पुट करना है? क्योंकि हमने सिस्टम पर इतना नेट वर्क किया और सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में इतना नेट इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जूल जो वर्क हुआ है, ये जूल जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये सेम होना ही होना है। ठीक है, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to work energy theorem, W equal to delta E, वर्क डन एनर्जी में इंक्रीमेंट के इक्वल है। अब वो एनर्जी कोई भी हो ना, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल हो सकती है, या उनका कॉम्बिनेशन हो सकती है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी है डेल्टा ई। तो पॉजिटिव वर्क इंक्रीमेंट के इक्वल होगा। जितना जूल, अगर ये 4 जूल है तो इंक्रीमेंट भी 4 जूल होगा। ओके, इक्वेशन 3 और 5, 3 और 6 को यूज लेना है। तो
P1 माइनस P2 V इक्वल टू M ब्रैकेट P2 स्क्वायर बाई 2 V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस G प्लस नहीं है ना, माइनस GH1 प्लस GH2। तो अब ये जो मैंने यहां पर इसको हम एंड कर देंगे, ये जो खाली जगह स्पेस दिख रहा है ना, यहां पर हम इस टॉपिक को एंड कर पाएंगे। देखिए कैसे, ये क्या है, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है क्या? yes. या मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है क्या? तो हम ऐसा करते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, बाकी सब ऐसा का ऐसा। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ क्या लिखना है, रो डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। तो वही 1 सेकंड में जो मास अंदर जा रहा था ना, उसका वॉल्यूम v था, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH1 प्लस रो GH2। आप यहां देखें 3 टर्म्स पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, दोनों तरफ में मिलाकर 3 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है। नेगेटिव टर्म्स पर थोड़ा सा फोकस करो, नेगेटिव टर्म्स को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, देख लीजिए। LHS में P2 नेगेटिव है, RHS में हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस एक और है रो GH1, ये 3 टर्म्स नेगेटिव है। इनको हम पॉजिटिव करने के लिए इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। तो P2 को अगर आप LHS से RHS में ले आए पॉजिटिव हो जाएगा, और इन दोनों टर्म को RHS से LHS में पहुंचा दो तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे 1 1 वाली टर्म एक तरफ है और 2 2 वाली टर्म एक तरफ। दिख रहा है ना सबस्क्रिप्ट में 1 1 या 2 2। देखिए P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 ले आया मैं नेगेटिव टर्म को इधर, और P2 को उधर पहुंचा देते हैं, तो ये हो गया P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो 1 1 वाली एक तरफ, 2 2 वाली एक तरफ। हो गया हो तो बताइए। अब मुझे बताओ, जैसे ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम एट y एंड, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, यूनिट वॉल्यूम एट x एंड, ठीक है। व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम एट y, और इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम एट x एंड, और यह है प्रेशर एनर्जी एट y एंड ऑफ यूनिट वॉल्यूम, और यह है यूनिट वॉल्यूम के लिए प्रेशर एनर्जी x एंड पर। और दोनों तरफ सम कैसा आ रहा है, देखो बीच में इक्वल है ना। तो जिस तरह से आपने कल A1 V1 इक्वल टू A2 V2 को देखकर A इंटू V को कांस्टेंट कहा था, उसी तरह से अगर यहाँ पर x एंड और y एंड के बीच में आप बहुत सारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ऐसा करें, बहुत सारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, तो आप देखेंगे डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी इन 3 एनर्जीज का सम सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। दैट मीन्स इन 3 एनर्जीज का सम ऑलवेज क्या होता है, सेम। सेम मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता लगता है, दैट इज P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, तो हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने डेरिवेशन किया x एंड y एंड के लिए, और रिजल्ट क्या आया, इक्वल है, सम इक्वल है। और आप कितने भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए करें,
आपको इन 3 एनर्जीज का सम सेम ही मिलेगा। दैट मीन्स इन 3 एनर्जीज का सम ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ना प्लस में, आप पहले काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, देन पोटेंशियल, लास्ट में प्रेशर, प्लस में ऑर्डर तो चेंज कर ही सकते हैं ना इधर उधर। तो इन 3 एनर्जीज का सम ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। हेंस प्रूव्ड। कितना टाइम है ये बताओ? 14 मिनट्स। 14 मिनट्स हैं, ठीक है क्या? 10 मिनट्स से तो ज्यादा ही है। ओके, तो फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। देखिए, रिवीजन से ही आपको मतलब फायदा होता है। बात को हमने थोड़ा बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट किया, अब रिवाइज करते हैं क्या होता है। तो मैं इरेज कर देता हूँ एक बार तो सब कुछ। तो जब आप लिखते हैं तो लिखने में टाइम लगता है बहुत बहुत ज्यादा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपके जो सीनियर है ना 12th वाले, वो कह रहे हैं जेई मेंस का एग्जाम है 24 को, तो 11th में जो बच्चे मुझसे पढ़े थे 11th के नोट्स अभी उनके काम आ रहे हैं। बेसिक चीजें हैं, वो पढ़ी हुई चीजें, उनके हाथ से लिखी हुई चीजें हैं, वो जल्दी समझ जाते हैं, समझ के फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं तो उनका कुछ काम होता है। तो ये जो नोट्स बना रहे हो, ये अभी लोकल एग्जाम में तो काम आएंगे ही आएंगे। उसके बाद जब कंपटीशन एग्जाम, जब आप थोड़ा सा फास्ट रिवीजन चाहते हो कि हमें फटाफट बेसिक चीजें जल्दी समझ में आ जाए, तो ये आपके हाथ से लिखी हुई चीजें काम आती है। ओके, क्योंकि ये चीजें जब आप पढ़ते हो तो आपको केवल ये नहीं दिखता, आपने अभी जो समझ रहे हो वो सब याद आ जाता है फटाफट, इसलिए। तो देखिए, ये जो हमने ट्यूब बनाई थी, इसका हाइट कितना था यहाँ पर h1, यहाँ पर हाइट h2, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर हमने प्रेशर भी कहा था P1, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट में हम क्या कहते हैं, फोर्स एट एक्स एंड, याद आया? फिजिक्स में एक ये सेइंग बहुत काम आती है, वेल बिगेन इज हाफ डन। हर डेरिवेशन की शुरुआत किसी को याद आ गई तो फिर वो लिंक से लिंक याद आता रहता है। देखिए, फोर्स एट एक्स एंड आपने कहा था, है ना? इस फोर्स को स्पीड से प्रोडक्ट किया था तो क्या मिला था, वर्क डन एट एक्स एंड इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड, बिकॉज v1 लिखा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है। v1 ही डिस्प्लेसमेंट होता है 1 सेकेंड के लिए। फिर हमने कहा था फोर्स एट y एंड, सही है। इसके बाद वर्क डन बाय द फ्लूइड एट y एंड, a2 p2 v2। यहां तो था वर्क डन ऑन द फ्लूइड, सही बात, और यहाँ है वर्क डन बाय द फ्लूइड। फिर हमने कहा था नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, तो वह था w1 माइनस w2, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड। और आपने लिख दिया था यहाँ पर a1 p1 v1 माइनस a2 p2 v2। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यूज लिया, a1 v1 a2 v2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कॉमन होता है, और a इंटू v क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन 1 सेकेंड, दिस गोज इन दिस कम आउट, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन 1 सेकेंड। तो कैपिटल V p1 माइनस p2, इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 के बाद आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो, अब एनर्जीज का नंबर आए, फोर्स वर्क डन हो गया इक्वेशन 3 तक। अब एनर्जीज का नंबर आएगा, काइनेटिक एनर्जी एट एक्स एंड, काइनेटिक एनर्जी एट वाई एंड, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स एंड, पोटेंशियल एनर्जी एट वाई एंड, देन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन नंबर तक पहुंचेंगे। देखिए, K1 काइनेटिक एनर्जी एट एक्स एंड हाफ m v1 स्क्वायर, K2 काइनेटिक एनर्जी एट y एंड हाफ m v2 स्क्वायर। क्लियर है, v2 ज्यादा है v1 से, नैरो एरिया पर स्पीड ज्यादा होती है तो v2 ज्यादा है v1 से। दैट मींस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या करेंगे, K2 माइनस K1, यही तो समझ रहे हैं, K2 माइनस K1 करेंगे। v2 ज्यादा क्यों है, नैरो एरिया पर v2 ज्यादा होगा। ओके, देन डेल्टा के आपको मिल गया था हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। पोटेंशियल एनर्जी का नंबर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स एंड, देन पोटेंशियल एनर्जी एट वाई एंड। कौन सी एनर्जी ज्यादा है, एक्स एंड पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्ड पर अंडरलाइन कर देना, बोले डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, u1 माइनस u2, और वो क्या हो जाएगा, mgh1 माइनस mgh2, इक्वेशन नंबर 5। अब 6th जो इक्वेशन है वो काम का है। 6th इक्वेशन किसके लिए था,
मैकेनिकल एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, पॉजिटिव है। पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है तो उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना। कुछ हमें गेन हुआ है और कुछ हमें लॉस हुआ है, तो नेट गेन क्या होगा, लॉस माइनस गेन माइनस लॉस, तो नेट गेन हो जाएगा। तो डेल्टा ई जो आया था इक्वेशन 6 वो था हाफ एम v1 स्क्वायर, मेरे ख्याल से m कॉमन रख दिया था हमने, है ना। हाफ v1 स्क्वायर माइनस हाफ v2 स्क्वायर प्लस, यस माइनस करा था तो ये माइनस जी एच 1 प्लस जी एच 2, ये माइनस माइनस प्लस होकर, ठीक है ना ये, और ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो ये माइनस होगा, ठीक है। इस इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 के इक्वल पुट क्यों किया, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। जितना पॉजिटिव वर्क हमने फ्लूइड पर किया, फ्लूइड की मैकेनिकल एनर्जी में उतना इंक्रीमेंट हो गया होगा, इसलिए W को डेल्टा E के इक्वल पुट करते हैं और m अपॉन v, यहाँ v दिख रहा है आपको, वॉल्यूम, और ये मास दिख रहा है, तो जब इक्वल पुट करेंगे m को v से डिवाइड दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो गया यूनिट वॉल्यूम के लिए, ये यूनिट वॉल्यूम के लिए हो गया, ये भी यूनिट वॉल्यूम के लिए हो गया। इक्वल पुट कर देते हैं तो यहाँ क्या पुट करते हैं, सही है ना, और फिर सेपरेट करते हैं, रो को अंदर डिवाइड करते हैं, 1 वाले एक तरफ 2 वाले एक तरफ, तो आप देखेंगे इंडिविजुअल एनर्जीज का सम क्या आएगा, कांस्टेंट, सेम सेम मतलब कांस्टेंट। तो इसके बाद तो जस्ट ट्रांसफर करना होता है P2 को LHS से RHS में, और इन दो टर्म को RHS से LHS में कर देंगे। ओके एक डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर क्लास एंड करेंगे। तो देखो रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपको भी घर पर समझने के बाद रिवीजन फास्ट करना चाहिए, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका आपको ऑरल नहीं थोड़ा सा रिटन रिवीजन करना चाहिए। हेडिंग लिखिए स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, देख लें इधर, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, EFFLUX, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, ई फ्लक्स, कोई आइडिया है किसी को? भाई स्कूल्स में अगर किसी ने, कहाँ गए वो, आज दिखाई नहीं दे रहे, घर पे है क्या भावेश? नहीं है? अरे आपसे नहीं पूछ रहा हूं, कंफ्यूजन में है। देखिए तो आप तो इधर दिमाग लगाइए, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद एक साइंटिस्ट है उसने कुछ बताया था, टॉरिसेलिस थ्योरम करके कुछ है, वो क्या है, तो हम कहते हैं अगर कोई कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें काफी फ्लूइड हमने फिल किया हुआ है, ठीक है, और सब कुछ सही है सिस्टम, बट एक कोई एक्सीडेंट या कुछ हुआ और इस कंटेनर के वॉल में एक होल हो गया, और फ्लूइड तो काफी हाइट तक फिल किया हुआ है, और होल कहाँ हुआ है, कुछ डेप्थ पर, फ्री सरफेस से एच डेप्थ पर होल हो गया, इस होल में से फ्लूइड बाहर आएगा ना, फ्लूइड बाहर नहीं आएगा, हाँ तो आप मना कर रहे थे ऐसा लग रहा है। तो यहां से जो फ्लूइड बाहर आएगा वो जैसे ही बाहर आएगा उसकी स्पीड होगी हॉरिजॉन्टल, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ डिस्टेंस के बाद ग्रेविटी उसके पाथ को कर्व कर देगी, ठीक है। तो जब होल से फ्लूइड बाहर निकलता है उस मोमेंट पर उसकी कुछ स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ फ्लूइड व्हिच कमिंग आउट फ्रॉम अ होल इन अ कंटेनर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। तो कंटेनर की वॉल में जो होल है वहां से जब फ्लूइड बाहर निकलता है, जिस मोमेंट पर निकल रहा है उस मोमेंट पर उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। और स्पीड ऑफ ई फ्लक्स किस पर डिपेंड करती है, फ्री सरफेस से होल कितनी डेप्थ पर है, फ्री सरफेस से होल कितनी डेप्थ पर है। अगर लिक्विड बहुत ज्यादा हाइट तक है और होल बहुत नीचे है तो बहुत प्रेशर से बाहर आएगा, स्पीड से बाहर आएगा, और मान लो ये होल यहाँ नहीं है, आप खुद इमेजिन करो होल यहाँ है, अब तो आप देखो
इस होल के ऊपर लिक्विड की हाइट थोड़ी सी है, तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स होगी वो कम हो जाएगी। अगर होल यहाँ नहीं हो, बहुत नीचे हो, यहाँ पर हो, तो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा। चलिए तो डेफिनेशन लिखिए, द स्पीड ऑफ फ्लूइड, द स्पीड ऑफ फ्लूइड which coming out from a hole, which coming out from a hole in the wall, in लिखें या at लिखें? अब इसमें भी आप तो आप है ना इस पर रिसर्च करके आना है। चलिए, इन दी हॉल क्या लिखा, द स्पीड ऑफ फ्लूइड विच कमिंग आउट फ्रॉम अ होल इन द वॉल ऑफ, इन द वॉल ऑफ container, in the wall of container, in the wall of container in which the fluid, in which the fluid is filled, in which the fluid is filled, is called speed of efflux, is called speed of efflux, full stop। तो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स तो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता तो मैं आईएमपी लगा देता, बट इसको यूज लेकर एक थ्योरम है ना, टॉरिसेलीज थ्योरम, उसका स्टेटमेंट आपको अब समझ में आएगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे। बर्नौली थ्योरम का एक तरह से एप्लीकेशन है वो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मंडे को